LG LG रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। हम सब ने स्कूल में नक्शे तो देखे ही हैं, लेकिन आज हम उन नक्शों के पीछे छिपे मतलब को समझेंगे। सुनने में तो ये बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, तो चलिए इस कैनवस पर पहला स्ट्रोक लगाते हैं। भारत की पहचान और उसके आकार से शुरू करते हैं। मुझे याद है, प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। हाँ, ये इसका एक बहुत प्राचीन नाम है और इसकी आकृति, जिसे अक्सर लोग त्रिकोणीय समझ लेते हैं, वो भूगोल की भाषा में चतुष्कोणीय मानी जाती है। चतुष्कोणीय मतलब 4 कोनों वाली। जी, और जब हम इसके आकार की बात करते हैं तो आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसे दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कैसे देखें? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां, ठीक है। और इसे याद रखने के लिए एक बहुत मशहूर ट्रिक है। अच्छा। रुक चीन अब आया भारत। अरे वाह, रुक चीन अब आया भारत। तो रू से रूस, क से कनाडा। एकदम सही। फिर चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर भारत। ये तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ एक और आंकड़ा है जो मुझे हमेशा चौंकाता है। हाँ बिल्कुल, कि भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा है, लेकिन यहाँ दुनिया की लगभग 17.5% आबादी रहती है। और ये भी 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। अब तो ये और भी ज्यादा होगा। सही बात है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की पूरी कहानी बयां करता है। इसका मतलब है कि हमारे हर एक वर्ग किलोमीटर जमीन पर दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा लोग रहते हैं। इसका असर तो हम अपने शहरों की भीड़ से लेकर खेती की जमीनों तक हर जगह देखते होंगे। बिल्कुल, यही वजह है कि भारत में भूमि और जल जैसे संसाधन इतने कीमती और अक्सर विवादित मुद्दे बन जाते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण को आकार देने वाली एक बुनियादी सच्चाई है। जनसंख्या की दृष्टि से तो हम अब चीन से भी आगे निकल चुके हैं। तो ये तो हुआ भारत का वैश्विक आकार। दुनिया के नक्शे पर इसका आधिकारिक पता क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले ये समझना जरूरी है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी। हाँ, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ग्लोब को एक संतरा मानना। संतरा, ठीक है। जो काल्पनिक रेखाएं संतरे की फांकों की तरह ऊपर से नीचे जाती हैं, वे है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। और अगर आप संतरे को गोल गोल काटे तो वो जो छल्ले बनेंगे वो है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। समझ गया। तो भारत पूरी तरह से संतरे के ऊपरी मतलब उत्तरी और दाहिने यानी पूर्वी हिस्से में है। ये एनालॉजी तो शानदार है। तो इस संतरे पर हमारे देश का सटीक ग्रिड कोड क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लेटी हुई रेखाओं पर इसकी स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 8 से 37 डिग्री उत्तर। जी। और इसका देशांतरीय विस्तार यानी खड़ी रेखाओं पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये नंबर सिर्फ अकादमिक नहीं लगते। 8 डिग्री का मतलब है कि हम भूमध्य रेखा के काफी करीब हैं, जहां बहुत गर्मी होती है। और 37 डिग्री का मतलब है कि हमारा उत्तरी हिस्सा काफी ऊपर तक जाता है, जहां मौसम ठंडा होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, हाँ। यही नंबर भारत की जलवायु में इतनी विविधता की वजह है। दक्षिण में हमें उष्ण कटिबंधीय मौसम मिलता है और उत्तर में शीतोष्ण। लेकिन देशांतर रेखाओं का असर और भी दिलचस्प है। वो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डालता है। आप समय की बात कर रही हैं, है ना? बिल्कुल। अगर पूर्व और पश्चिम के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, मतलब 97 में से 68 गए तो 29, और हर डिग्री पर 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर। एकदम सही कैलकुलेशन। तो जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूरज उगता है, तो गुजरात में तो उस वक्त सुबह के 4 ही बजे होते होंगे। घना अंधेरा। बिल्कुल, लेकिन हमारी घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। हाँ, तो वो कैसे? इसी समस्या को हल करने के लिए भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। हमने देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अपना मानक मान लिया। 82.5 डिग्री? जी, यह रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है
और इसी रेखा पर जो समय होता है वही पूरे देश की घड़ियों में सेट कर दिया जाता है। एक मिनट, तो एक रेखा पूरे देश का समय तय करती है। इस पर कभी बहस हुई है? मतलब क्या देश में 2 टाइम जोन होने की बात नहीं हुई, जैसे रूस या अमेरिका में होता है? ये एक बहुत पुरानी और बहुत गंभीर बहस है। खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों की ये मांग रही है कि उनके लिए एक अलग टाइम जोन हो। अच्छा। आप सोचिए, वहां सूरज बहुत जल्दी उगता और डूब जाता है, लेकिन ऑफिस और स्कूल का समय दिल्ली के हिसाब से चलता है। इससे उनकी दिन की रोशनी का काफी नुकसान होता है। और बिजली की खपत भी बढ़ती होगी? बिल्कुल। इसका मतलब पूर्वोत्तर में चाय के बागानों में काम करने वाले लोग शायद अपनी घड़ी से ज्यादा सूरज को देखकर काम शुरू और खत्म करते होंगे। बात तो सही है। हाँ, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक सूरज के हिसाब से चलता है, न कि आईएसटी के हिसाब से। यह भूगोल का हमारी जिंदगी पर सीधा असर है। अब समय तय करने वाली इस रेखा के अलावा एक और महत्वपूर्ण रेखा है जो भारत पर असर डालती है। आप कर्क रेखा की बात कर रही हैं? मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश? जी हाँ, ये रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य? कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, लेकिन इसका महत्व क्या है? ये सिर्फ एक लाइन तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के लिए एक तरह की जलवायु विभाजक रेखा है। मोटे तौर पर कहें तो इस रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां साल भर मौसम ज्यादातर गर्म रहता है। और इसके उत्तर का हिस्सा? वो उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जोन में है, जहां हमें गर्मी, सर्दी, मानसून जैसे अलग अलग मौसम साफ देखने को मिलते हैं। वाह! तो हमने भारत का आकार, उसका वैश्विक पता और उसके अंदर समय और जलवायु की परतें भी खोज ली। अब कैनवस के किनारों पर चलते हैं। भारत के 4 सबसे दूर के कोने कौन से हैं? सबसे उत्तरी बिंदु अब लद्दाख में है, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल, लद्दाख, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। केबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गुहार मोती या सर क्रीक है और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ना? है ना? बिल्कुल, यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। अगर कोई पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। और अगर संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है? एकदम सही। ये अंतर हमारी समुद्री संप्रभुता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंतर समझना वाकई जरूरी है। अब जरा सीमाओं की लंबाई की बात करते हैं। भारत की जमीनी सरहद कितनी लंबी है? भारत की स्थलीय सीमा यानी लैंड फ्रंटियर लगभग 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर? ये तो बहुत लंबी सीमा है। हाँ, और हमें इसे 7 देशों के साथ साझा करना पड़ता है। और हमारी तट रेखा, मतलब समुद्र का किनारा? अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की तटरेखा को मापें तो वह 6,100 किलोमीटर है। 6,100? लेकिन अगर इसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप जैसे हमारे द्वीपों की तटरेखा भी जोड़ दें तो कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अच्छा, तो द्वीपों को मिलाकर काफी बढ़ जाती है। जी, हमारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट पर स्थित है। अब इन तटीय राज्यों में भी कुछ दिलचस्प बातें होंगी, जैसे सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। गुजरात की। क्यों? क्योंकि उसका तट बहुत घुमावदार और कटा फटा है। अगर हम सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों को देखें तो वहां आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। और सबसे छोटी वो तो गोवा ही होगी। बिल्कुल, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। बहुत खूब। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हमारे पड़ोसी। जी, हमारे पड़ोसी। भारत के आसपास कौन कौन से देश हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। 7 देशों के साथ हमारी जमीनी सीमा लगती है। 7 देश? हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और 2 हमारे समुद्री पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, हमारी सबसे लंबी और सबसे छोटी जमीनी सीमा किन देशों के साथ है? सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश, ये बात बहुत से लोगों को हैरान करती है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर्स, जो अब लद्दाख के पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र से लगती है। बांग्लादेश वाली सीमा इतनी जटिल क्यों मानी जाती है?
क्योंकि ये ज्यादातर मैदानी और नदियों वाली है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में नदियां अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं, तो सीमा तय करना मुश्किल हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। इसी भौगोलिक वजह से यहाँ घुसपैठ और तस्करी जैसी मानवीय चुनौतियां भी बहुत हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब जरा चीन की सीमा पर आते हैं। कौन कौन से राज्य चीन से लगते हैं? यहाँ हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है जिससे ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा। 2019 के बाद अब लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। और जम्मू कश्मीर? ध्यान देने वाली बात यही है कि अब जम्मू कश्मीर की सीमा सीधे चीन से नहीं लगती, केवल लद्दाख की लगती है। ये तो बहुत जरूरी अपडेट है। और नेपाल के साथ? नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। ये एक खुली सीमा है। ठीक है। और बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं? इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, इसमें होता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। सवाल अक्सर यह आता है कि बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से नहीं लगती, तो इसका जवाब है नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर, ठीक। इसे याद रखने का तरीका है नागमणि। बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत के बाद नागिन डांस करते हैं क्योंकि उन्हें भारत से नागमणि चाहिए, जो उनके पास नहीं है। अरे वाह, ये तो कभी नहीं भूलेगा। नागमणि नहीं है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। इसी तरह भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम की सीमा लगती है। और म्यांमार के साथ हमारे 4 पूर्वी राज्य जुड़े हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वही शायद आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विचार है जिस पर सोचना चाहिए। कैसे? हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये एक भौगोलिक सच्चाई है। सही बात है। तो यहाँ सोचने वाला सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे विशाल देश के लिए एक ही समय क्षेत्र रखना सबसे व्यावहारिक विकल्प है, या भविष्य में अपनी इस भौगोलिक सच्चाई को स्वीकार करते हुए 2 समय क्षेत्रों को अपनाने से देश की उत्पादकता और खासकर पूर्वोत्तर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भूगोल और नीति दोनों को मिलकर देना होगा। LGL रिसर्च एकेडमी की तरफ से आज की इस जानकारी भरी यात्रा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।